Hey, good morning, everybody. This is Mr. Kundan Singh Sohan. Welcome back on my channel, SSC Brain Blaster with Kundan sir. This video will be also provided on my another channel, Acumen Classes with Kundan sir. If you have not visited my any channel or it has been left any channel, go and visit my another channel. You will get maximum knowledge that I have earned from my preparations और टीचिंग्स। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को जो ये सीरीज़ लेके चल रहा हूँ एसपी बख्शी की बुक का, इसमें एसपी बख्शी की जो किताब आती है इंग्लिश लैंग्वेज पे है, ये अभी तक की सबसे बेस्ट बुक है इन माय ओपिनियन। बस ये पॉपुलर उतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके बीच तो पॉपुलर हो डेफिनेटली, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बिकॉज ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आती है ये बुक्स। तो उसको बहुत से हिंदी मीडियम के बच्चों से दूर ही रहती है ये बुक्स, अंडरस्टूड गाइस। लेकिन उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। उसी में से जो एक्सरसाइजेज हैं आपके जो CDS NDA और SSC बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, और ये एक सीरीज़ है मोर देन 500 क्वेश्चंस का, है ना। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर आई मतलब 9वां नंबर एक्सरसाइज का है ये, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मथुरा स्कल्प्टर्स। स्कल्प्टर का वैसे मीनिंग होता है दोस्तों मूर्ति बनाने वाले लोग। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मथुरा स्कल्प्टर्स ऑफ दैट पीरियड वर द क्रिएशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ द बुद्धाज इमेज इन ह्यूमन फॉर्म। जी ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक रूल बताया था कि किसी प्रेपोजिशन के पहले नाउन आता है और इस प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे भी नाउन वगैरह रहे या कुछ भी रहे या कितने भी नाउन जोड़े जाते हैं या कितने भी वर्ड्स जोड़े जाते हैं, वर्ब पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो वर्ब यूज किया जाएगा इसमें ये फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा, अंडरस्टूड। जैसे हम बोलते हैं कि द टेस्ट ऑफ दीज मैंगोज, इन आमों का है ना, मैंगोज मान लीजिए प्लूरल मैंने लिख दिया मैंगोज, दीज मैंगोज, तो यहाँ पे आर थोड़ी लिखेंगे और वेरी स्वीट, अंडरस्टूड गाइस। ये नहीं होगा, ये क्या होगा, इज़ वेरी स्वीट। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पे टेस्ट की जा रही है। इसी तरह से यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन की जा रही है। अब मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, सिंगुलर है ना। अब किस चीज़ का कंट्रीब्यूशन है वो आप छोड़ दीजिए। जो यहाँ पे वर्ब यूज किया गया है ये वर नहीं होगा, ये क्या होगा, वॉज होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट इस सेंटेंस का सिंगुलर है, अंडरस्टूड गाइस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आई हैड होप्ड, मैंने आशा किया था, दैट आई वुड सी यू द अदर डे, मैं तुमसे अगले दिन मिलूँगा या किसी और दिन मिलूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल। सेंटेंस का प्रिंसिपल जो क्लॉज है वो पास्ट फॉर्म में है, तो ये जो बातें कही गई हैं ये सभी पास्ट में कही गई। अब एक चीज़ ये पहले चेक कर लीजिए आप कि क्या ये पास्ट में पूरे हैं, ये पास्ट में है, दिस इज़ ऑल्सो इन द पास्ट। अगर देखिए प्रेजेंट में कुछ दिया है तो उस तरह से सेंस होगा तभी दिया जा सकता है, अदरवाइज ये सेंटेंस पास्ट में ही होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल होता है, तो यानी इसके इस पूरे सीरीज़ में ये टेंस में कहीं गलती नहीं है, अंडरस्टूड गाइस। विल सी रहता तो सही हो जाता, और कुछ गलती इसमें होने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक्शन एक बताया जा रहा है कि मैं तुमसे अगले दिन मिलता, बट क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंस आ गया है आगे, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया, है ना, या मैं बीमार पड़ गया, तो एक तरह से इस सेंटेंस का कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस ये है ना। जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस को जोड़ते हैं तो कंजक्शन बट यूज करते हैं, और पैरेलल सेंटेंस को जोड़ते हैं तो कंजक्शन एंड यूज करते हैं ना। जैसे कि मैं अच्छा पढ़ने में था, है ना, और मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके डॉक्टर बन गया। अब पढ़ने में अच्छा था, डॉक्टर बन गया, ये दोनों क्या है, पैरेलल टाइप के सेंटेंस है, तो इसको जोड़ने के लिए एंड यूज किया जाएगा। मैं अच्छा पढ़ने में था लेकिन मेरे से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। अब अच्छा पढ़ने में होने से तो क्वालिफाई होना चाहिए था,
लेकिन नहीं हुआ, यानी ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हो गया। जो पहला सेंटेंस है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है। अब इस टाइप के सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें बट का यूज करना होता है, मतलब कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन का यूज करना होता है जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें हैं। हालांकि इसमें गलती नहीं है, यहाँ पे बट ऑलरेडी यूज़ किया है, दैट इज़ करेक्ट, बट यहाँ पे एंड यूज होता तो ये रॉन्ग हो जाता। अंडरस्टूड गाइस? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। Mahavira was an advocate of non-violence and vegetarianism who revived and recognized the Jain doctrine. रिवाइव का मतलब होता है रिफ्रेश करना, मतलब चीज़ों को और सुदृढ़ बनाना, मतलब कुछ नया बनाना, है ना। रिवाइव पुनर्जीवित भी, रेजुविनेट होता है वैसे पुनर्जीवित का। रिवाइव का मतलब होता है रिफ्रेश के सेंस में। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब पहचान बनाने से रिलेटेड होता है। हु रिवाइव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड द जैन डॉक्ट्राइन एंड एस्टेब्लिश्ड रूल्स फॉर दियर मोनास्टिक ऑर्डर। किसके मोनास्टिक ऑर्डर की बात कर रहा है? तो देयर यूज ही नहीं किया जाएगा क्योंकि जैन धर्म के जैन के बारे में बात कर रहा है ना। तो जैन के लिए जैन एक सिंगुलर है तो इट्स यूज करेंगे, देयर तो यूज ही नहीं करेंगे। अंडरस्टूड इज? क्वेश्चन नंबर 4। Microwaves are the principal carriers of television. Microwaves are the principal carriers of television, telephone and data transmission between the station on Earth and between the Earth and satellites. देखिए इसे ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल करियर्स मतलब मुख्य। यहाँ पे जो मीनिंग है माइक्रोवेव्स क्या है, ये मुख्य करियर है लेके जाने का, है ना, टेलीविज़न, टेलीफोन और डाटा ट्रांसमिशन के लिए। प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होगा दोस्तों? इस प्रिंसिपल का मीनिंग होता है सिद्धांत, और जो प्रमुख होता है उसका क्या स्पेलिंग होता है? प्रिंसिपल, PAL होता है। अब देखिए आप पढ़ते तो ये ध्यान में तो रहता कि प्रिंसिपल होना चाहिए, यहाँ पे तो मुख्य की बात कर रहा है ना, प्रिंसिपल ये वाला यूज करना चाहिए। इसने यूज क्या किया है? ये वाला, है ना। इसका तो मीनिंग होता है सिद्धांत से रिलेटेड, तो आपका गलती यहीं पे है। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A unit is an abstract idea defined either by reference to a randomly chosen material standard or to a natural phenomena। देखिए इसमें आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज किया जाता है और एन का यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई इनडेफिनिट नाउन है, इनडेफिनिट आर्टिकल अगर यूज करना है तो ए यूज किया जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। वर्ड नहीं लिखिए आप, साउंड मतलब कोई प्रोनाउंसिएशन किसी का आ रहा है, उसका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उसके पहले ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे वोवेल साउंड्स के साथ, जहाँ पे वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि आर यूज़ किया जाता है, ये स्टार्ट तो एच से है लेकिन इसको पढ़ते गया आर, तो यहाँ पे एन आर यूज करेंगे। अंडरस्टूड? यूनिट, ये यू से स्टार्ट है, मतलब एक वोवेल से स्टार्ट है लेकिन इसको पढ़ते क्या है? यूनिट, ऐसे है ना, यूनिट। तो ये क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड आता है फर्स्ट में, तो यहाँ पे ए यूज करेंगे। तो आपका गलती आपका स्टार्टिंग में ही है कि ये अ यूनिट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आएगा। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। शी स्टूड ऑफ फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हर हाइट एंड फ्लेमिंग रेड हेयर। वो क्राउड में सबसे अलग दिख रहा है या सबसे हट करके है। स्टैंड होता है दोस्तों, स्टैंड आउट मतलब सबसे अलग दिखना है। स्टूड ऑफ यूज़ नहीं करता, स्टैंड आउट यूज़ करते, तो इसका पास्ट स्टूड आउट हो जाएगा, स्टूड आउट लिख लीजिएगा। डिफरेंटली रिकग्नाइज्ड होता है इसका मतलब यूनिक तरीके से। ये एरर है। ये जो मैं आपको जो कोई वर्ड्स बताता हूँ नए ना, तो उसको याद ही कर लीजिए। उसमें कोई ये नहीं होता कि कोई रूल लग रहा है, नो। ये वोकेबलरी है, वोकेबलरी गलत यूज़ की जा सकती है, जहाँ पे कुछ और यूज़ करना है वहाँ पे कुछ और यूज़ कर देंगे, तो उसको लर्न ही करना पड़ेगा।
हाँ, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखेंगे तो वो खुद पे खुद याद हो जाते हैं। द डाटा ऑन द डिवोर्स केसेस इज़ ऑन द जज डेस्क। एक चीज़ ध्यान दीजिए, डाटा जो वर्ड है, डाटा, ये एक प्लूरल वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, ये प्लूरल नाउन होता है। इसका सिंगुलर होता है डेटम, अंडरस्टूड, ये सिंगुलर होता है। जैसे सेलेबस जो वर्ड होता है, सेलेबी होता है ना। इसी तरह से मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडस। तो यहाँ पे डाटा जो वर्ड यूज़ किया है, यानी ये तो प्लूरल नाउन है, अब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर का यूज किया जाएगा। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल मून आउट टू नाइट एंड नीता एंड आई आर यूज किया है, नीता और आई सब्जेक्ट है, तो करेक्ट ही है वो। गोइंग फॉर अ स्ट्रॉल, स्ट्रॉल होता है मतलब कि हम सैर सपाटे के लिए जो बाहर निकलते हैं टहलने के लिए, है ना, तेज़ी से टहलने के लिए बाहर निकलते हैं ना, वो स्ट्रॉल होता है। एक तरह से वॉक कह सकते हो, स्ट्रॉल का मतलब होता है वॉक, वॉकिंग करना। वुड यू लाइक टू कम अलोंग विद शी एंड आई, क्या आप उसके साथ आओगे। देखिए ज़्यादा बेहतर ये होगा, वुड यू लाइक टू कम, क्या आप आना पसंद करोगे, अलोंग विद किन के साथ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट विद के बाद हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो किस फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। या तो इसको हर एंड मी लिखिए तो भी करेक्ट है, या फिर इन दोनों की जगह पे आप अस लिख सकते हो, उसके और मेरे का मतलब कि हमारे, ये इसका कंबाइंड मीनिंग तो यही होगा ना, अस। तो आप या तो अस लिख लो, बट गलती यहीं पे सी पार्ट में है, या तो इसको हर एंड मी लिखिए अलोंग विद के बाद, क्योंकि एक प्रपोजिशन के बाद यहाँ पे आया हुआ है और ये सब्जेक्ट की तरह है भी नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा, सेंटेंस के लास्ट में है ना, ध्यान दीजिए, है ना। या तो अस का यूज करिए वहाँ पे जो सेंस के अकॉर्डिंग है, या फिर आप इसको ही तुरंत पलटना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हर एंड मी भी करेक्ट है, बट शी एंड आई विल बी रॉन्ग। चलिए, अब रूल क्या होता है, रूल यही होता है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, वो अगर नाउन और प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, योर हस्बैंड डज नॉट बिलीव दैट यू आर ओल्डर देन आई। आपके हस्बैंड को विश्वास नहीं होता है कि आप मेरे से बड़ी हैं। तुलना किसकी की जाएगी, सब्जेक्ट की जा रही है तो सब्जेक्ट सही होगी, तो आई सही है यहाँ पे। यहाँ पे मी रहता तो गलत हो जाता, तो इस सेंटेंस में नो एरर, इस सेंटेंस में ये एरर है, इस सेंटेंस में डिवोर्स आर होगा यहाँ पे, इसमें स्टैंड आउट होता है ना, रिकॉग्नाइज डिफरेंटली उसका मीनिंग होता है। यू शुड बी कॉशियस, आपको सावधान होना चाहिए, एंड मेक अ फ्यू डिस्क्रीट इंक्वायरीज, और सोच समझ करके इंक्वायरीज करनी चाहिए अबाउट द फर्म। फिल्म फर्म का मतलब यहाँ पे कंपनी हो सकती है, या फर्म ही बोलते हैं ना उसको। बिफोर यू शाइन एनीथिंग, बिफोर यू शाइन समथिंग होगा। एनीथिंग का दोस्तों यूज किया जाता है नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और इसी के जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, समथिंग। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव फॉर्म में है तो समथिंग यूज करेंगे, अदरवाइज जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आई डू नॉट हैव एनीथिंग। अगर मैं कहता हूँ कुछ है तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, आई हैव समथिंग। आई हैव एनीथिंग नहीं कह सकते ना, एनीथिंग का मतलब तो कुछ भी हो जाता है। अगर आपके पास है तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ होगी, कुछ भी में तो बहुत चीज़ें आ जा सकती, भगवान भी आ सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से हम यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा समथिंग यूज करेंगे, ना कि एनीथिंग यूज करेंगे। एंड दिस वर्ड हैज़ कम ऑलरेडी इन द एग्जामिनेशंस गाइस। क्वेश्चन नंबर 11, दीपा अराइव्ड, दीपा पहुंची, डिड ऑल द प्रिपरेशन, सभी तैयारियां की, एंड देन, और उसके बाद, हैज़ कॉल्ड अप वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। कॉल अप का मतलब होता है किसी को फ़ोन करना, कॉल करके बुलाना, है ना, कॉल अप यूज करते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं, कॉल ऑन का मतलब होता है मिलने के लिए बुलाना या मिलने जाना, टू पे विजिट, इसका मतलब होता है टू पे विजिट। कॉल अप का मतलब होता है फ़ोन करना, कॉल फॉर का मतलब होता है ज़रूरत के समय में, है ना, बुलाना किसी को। जैसे पुलिस, पुलिस वर कॉल्ड फॉर
द मिस हैपनिंग्स हैपेंड नियर बाय द स्ट्रीट। पुलिस को बुलाया गया, मतलब पुलिस को बुलाया गया था, इन पुलिस की ज़रूरत थी तो वहाँ पे बुलाया गया। कॉल्ड फॉर होगा, किसी चीज़ के लिए बुला रहे हो आप तो, है ना। कॉल ऑन का मतलब तो मिलने जाना, कॉल अप का मतलब कॉल करना। ये होते हैं फ्रेजल वर्ब्स गाइस। इनको जब मैं आप लोगों को प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा तो प्रेपोजिशन के साथ ही फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स में कई बार क्या होता है कि आपको मीनिंग नहीं पता है लेकिन प्रेपोजिशन की डेप्थ पता है, तो आप आइडिया लगा करके बता सकते हो कि भाई ये अगर ये कुछ गलत जो रहेगा वो पता चली जाएगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें गलती क्या है? देखिए सेंटेंस ये पास्ट की बात कर रहा है ना। अराइव्ड, पहुंची, उसने सभी प्रिपरेशन किया, तो ये भी काम फ़ोन तो उसी टाइम किया होगा ना जब दो एक्शन पास्ट में किया है, तो उसी टाइम पे कॉल भी किया होगा, है ना, उसी टाइम पे बुलाया भी होगा समझो। तो ये क्या होगा, ये भी पास्ट में यूज किया जाएगा। तो ये हैज़ का यूज़ करो ही ना, सीधे कॉल्ड अप वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, ये सिंपल पास्ट। और हैज़ का यूज़ तो प्रेजेंट में किया जाता है। अंडरस्टूड गाइस? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आई विश आई सा यू व्हेन आई वर इन नेपाल। काश मैं तुमसे मिल पाता जब मैं नेपाल में था। देखिए जब भी आई विश सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये एक इमेजिनरी सेंटेंस को इंडिकेट करता है। तो इमेजिनरी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है ये सेंटेंस में। अंडरस्टूड? और आगे वाला सेंटेंस भी सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सा नहीं होगा, हैड सीन, मिला होता, है ना। काश मैं तुमसे वहाँ पे मिला होता जब मैं नेपाल में था। तो ये कहने का मतलब इसका यही है। चलिए कंडीशनल सेंटेंस जब मैं पढ़ाऊँगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं बहुत डिटेल्स में क्या क्या कंडीशंस उसकी बन सकती है, कब कैसे रूल यूज होते हैं, तो वो आप मेरे चैप्टर वाइज सीरीज़ में देख सकते हो। रूपा was driven from post to pillar and each person she spoke to was more unhelpful than the last। देखिए ये कहना का मतलब है कि फ्रॉम पोस्ट टू पिलर, ये तो ड्राइवन दोस्तों लिख लो आप, ड्राइव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट होता है, फिर फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब दर दर भटकना। पिलर टू पोस्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह हेल्प के लिए जाना, ये होता है। ये फ्रेज ही गलत लिखा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा इसमें। ये फिक्स फ्रेज होते हैं, इनकी फिक्स मीनिंग होती है। ये पिलर टू पोस्ट का मतलब ये नहीं कि पिलर की बात कर रहा है, इसका मतलब होता है यहाँ वहाँ जाना हेल्प के लिए, है ना, या किसी काम के लिए परेशान होना, जगह जगह जाके परेशान होना, ये मीनिंग होता है। रूपा वॉज ड्राइवन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट होगा। एंड ईच पर्सन, हर व्यक्ति जिससे वह बात करती थी, है ना, जिससे वह बात की, वॉज मोर अनहेल्पफुल देन द लास्ट वन, मतलब पिछले वाले से भी ज़्यादा अनहेल्पफुल, मतलब कि उसकी सहायता करने में अक्षम था। अंडरस्टूड? लिखिए 14 नंबर, क्रिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी आर्ग्यू दैट द न्यू मेजर्स इंट्रोड्यूस, जो नए मेजर इंट्रोड्यूस किए गए टू फाइट क्राइम आर सिंपली पेपरिंग ऑन द क्रैक्स, पेपरिंग ओवर द क्रैक। पेपर ओवर द क्रैक होता है गलतियों को छुपाना, पेपर ओवर द क्रैक्स मतलब जो क्राइम हो रखा है या कोई गलती हो रखी है, कोई करप्शन हो रखा है, उस पे उसको ढकना, है ना, पेपर ओवर द क्रैक्स होता है। अंडरस्टूड? तो आपका एडियंस गलती है। देखिए एक हमने सीरीज़ किया था आप लोगों को, शायद वो 6वें वगैरह नंबर पे होगा, उसमें वोकैबुलरी एरर थी, मतलब वर्ड के गलत गलत यूजेज थे, और इसमें आपको दो तो ऐसे मिल गए जो इडियम से रिलेटेड है, मतलब फ्रेज से रिलेटेड गलतियाँ हैं। नेक्स्ट, आई कुड नॉट रिमेंबर स्टोरी टू टेल द चिल्ड्रेन सो आई मेड वन अप, इसलिए मैंने एक तैयार किया एज आई वेंट अलॉन्ग, और उसी को बोल दिया। आई कुड नॉट रिमेंबर एनी स्टोरी, मेरे को कोई भी स्टोरी याद नहीं आ रही थी बच्चों को बताने के लिए, इसलिए मैंने
अपने से मनगढ़ंत बना के। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ हम यूज करेंगे, या एक ये कह सकते हैं आई कुड नॉट रिमेंबर अ स्टोरी, है ना, या एनी स्टोरी, तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे एनी का यूज करो या फिर कोई आर्टिकल की मिसिंग है, इंडेफिनिट आर्टिकल की। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन होता है तो स्टोरी एस से स्टार्ट है, साउंड इसका कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए का यूज करेंगे। अंडरस्टूड गाइस। क्वेश्चन नंबर 16, यू मस्ट मेक अप द टाइम यू वेस्टेड दिस आफ्टरनून। मेकअप का मतलब होता है भरपाई करना, या कह सकते हैं कंपनसेट करना। यू मस्ट मेकअप मतलब आपको कंपनसेट जरूर करना चाहिए उस टाइम को जो आपने इस दोपहर को बर्बाद किया है, बाय वर्किंग लेट ओवर टू नाइट। लेट नाइट होता है, लेट ओवर टू नाइट क्या होता है, या तो इसको कह लो कि लेट नाइट, या तो आज रात की बात कर रहे हैं, आज रात देर तक की बात कर रहे हैं तो लेट टू नाइट यूज़ करो, टू नाइट, लेट टू नाइट या फिर लेट नाइट, ये दोनों करेक्ट होते हैं। बट लेट ओवर टू नाइट, लेट से पहले ही पता चल गया कि ये ओवर की ही बात की जा रही है, तो ये ओवर एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी मीनिंग लेट में ही इंक्लूडेड होती है, इसलिए ये फ्रेज़ बोला जाता है लेट नाइट, है ना, या फिर लेट टू नाइट। गॉट इट गाइस। तो इसमें गलती है, ये भी फ्रेज़ की गलती है, मतलब गलत फ्रेज़ यूज़ कर दिया है। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू बेड। मैं गोइंग टू बेड का मतलब बेड पे जा नहीं रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, इसका मीनिंग होता है। एंड यू वुड बी वेल एडवाइज्ड, और आपको भी अच्छी सलाह दी जाती है टू डू लाइकली, ऐसा ही करो, तो टू डू शो यूज करेंगे, लाइकली टू डू शो। है ना, ऐसा करने के लिए आपको भी एडवाइस दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ऑन द लैंड, लैंड पे टर्टल इज़ अनगेनली। भद्र होता है, अनगेनली का मतलब नॉट ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा कुछ जो दिखने में अच्छा नहीं हो। बट इन द वाटर इट इज़ वेरी अजाइल, लेकिन ये वाटर में क्या है, बहुत ही अजाइल, मतलब अजाइल का मतलब वैसे फुर्तीले से होता है, फुर्तीला और थोड़ा अच्छा दिखे, एक्टिव, एक्टिव एंड लाइवली होता है अजाइल का मतलब। तो देखिए हम किसी प्रजाति के पहले आर्टिकल द यूज़ करते हैं, द टर्टल, द टर्टल आएगा, यहाँ पे टर्टल नहीं आएगा क्योंकि हम उस प्रजाति की बात कर रहे हैं ना टोटल। इसमें तो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि क्लियर दिख नहीं रहा है। अब इसको मैं सही कैसे करूँ, यू मैनेज करिए आप। योर आर्गूमेंट वॉज क्लियर टू अस फ्रॉम द स्टार्ट, देयर इज़ नो नीड टू लेवर द पॉइंट। योर आर्गूमेंट वॉज क्लियर टू अस, लेकिन क्लियर था फ्रॉम द स्टार्ट, में शुरुआत से। देर वॉज नो नीड टू लेवर द पॉइंट, मतलब पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस या एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं थी। कोई एरर नहीं है, नो एरर। द फैक्ट दैट आई डोंट लाइक, क्या लिखा है मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा इतना। द फैक्ट दैट आई डोंट लाइक योर फैंस इज़ नीदर हियर नॉर देयर, नीदर नॉर तो सही है, नीदर हियर नॉर देयर। What matters is what you feel. What matter is that what you feel. कुछ मैटर नहीं करता कि तुम क्या महसूस करते हो, तो ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, What matters, क्या फ़र्क पड़ता है ना, कि that what you feel, कि क्या तुम सोचते हो, what you feel। अंडरस्टूड, ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे गलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हियर इज़ कमिंग माई पेरेंट्स एक्सक्लोज्ड पारुल, पारुल ने बोला व्हेन शी वॉज एंग्शियस। देखिए ये तो आपको समझाने की ज़रूरत है, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कोई गलती है तो इसमें गलती नहीं है। जब भी सेंटेंस देयर से या हेयर से, क्यों, ये दोनों एडवर्ब है, सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो सकता है।
स्टार्ट होता है तो इसके जस्ट बाद हम वर्ब यूज करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। देयर के साथ तो सीधे हेल्पिंग वर्ब यूज करके फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब को आगे भी लिख सकते हैं। हेयर के साथ भी सेम चीज़ होता है। जैसे हम नहीं बोलते हैं कि देयर इज़ अ डॉग, वो एक कुत्ता है। अब ये इस डॉग की वजह से लगा है, मतलब ये सब्जेक्ट इसमें ये डॉग है, ना कि देयर है। देयर तो एक एडवर्ब है ना, सेंटेंस को स्ट्रक्चर को लिखने के लिए यूज किया गया है बस। यहीं पे माता पिता है ना, यहीं पे माता पिता आ रहे हैं। हियर इज कमिंग माई पेरेंट्स, हियर इज कमिंग माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स आर कमिंग हियर। इज नहीं होगा दोस्तों, गलती तो है ही है, आर होगा। हियर आर कमिंग माई पेरेंट्स, क्योंकि माई पेरेंट्स यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आर का यूज किया जाएगा। हियर और देयर जो वर्ड है ये तो एडवर्ब होते हैं, अंडरस्टूड। पेरेंट यूज किया होता तो दैट विल बी कंसीडर्ड, अदरवाइज नॉट। क्वेश्चन नंबर 22, द मिनिस्टर हैज़ पुट अ डिफरेंट ग्लास ऑन रिसर्च डेवलपमेंट इन मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में जो हाल ही में डेवलपमेंट्स हुए हैं, मिनिस्टर ने उस पर प्रकाश डाला है। ग्लास नहीं होगा बच्चों, ग्लॉस होता है ना। पुट ग्लॉस ऑन समथिंग मतलब कि अपना कुछ स्टेटमेंट देना किसी के बारे में, इस लिख सकते हो ये इडियम से, पुट ग्लॉस ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे प्रकाश डालना, या आप ये कह सकते हो कि किसी बात मुद्दे पे कुछ बोलना, शॉर्ट स्टेटमेंट देना। क्वेश्चन नंबर 23, शी सर्टेनली हैज़ गॉन अप इन माई एस्टिमेशन, मेरे अनुमान से वो ज़रूर ही राइज करेगी, आगे बढ़ेगी या आगे बढ़ी हुई है। शी टोल्ड, अच्छा सिंस सी, जब से, सिंस का मतलब होता है जब से, यहाँ पे कंजक्शन की तरह ही हुई है। और सिंस के बाद ध्यान रखना, सिंस के बाद जो सेंटेंस यूज किया जाता है वो हमेशा सिंपल पास्ट होता है। तो टोल्ड यूज किया है वो सिंपल पास्ट में, वो करेक्ट है। टोल्ड द मैनेजर, जब से उसने मैनेजर से बात किया है, व्हाट सी थॉट ऑफ हिम, कि वो उसके बारे में क्या सोचती थी, तो ये पास्ट में दिया गया है, ये करेक्ट है। ये मतलब बी वाला और सी वाला पार्ट करेक्ट है। तो फर्स्ट को एकदम ध्यान से पढ़िए, सी सर्टेनली हैज़ गॉन अप। दोस्तों जो सर्टेनली एडवर्ब है वो मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के पहले। तो शी हैज़ सर्टेनली गॉन अप, तो सर्टेनली का यूज़ करेक्ट जगह पे नहीं है, हैज़ के बाद यूज किया जाएगा। आप लिख सकते हो यहाँ पे हैज़ सर्टेनली यूज किया जाएगा, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 24, द प्लान्स हैव बीन अंडर डिस्कशन, जो प्लान है वो अंडर डिस्कशन है, मतलब अभी उस पर बातचीत हो रही है, फॉर अ ईयर नाउ, एक साल से, है ना, अभी से एक साल से उस पर प्लान पे बातचीत हो रही है। बट नो डिस्कशन हैज़ रीच्ड, लेकिन कोई भी निष्कर्ष या नहीं मिला है। बट नो डिस्कशन, सर डिसीजन हैज़ रीच्ड, कोई निर्णय नहीं है, कोई निर्णय नहीं निकाला गया है। नो डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड, यहाँ पे आएगा दोस्तों नो डिसीजन हैज़ बीन, क्योंकि डिसीजन तो किसी के द्वारा लिया जाएगा ना, मतलब जो टीम होगी उनके द्वारा लिया जाएगा, तो ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा। और पैसिव फॉर्म में क्या होता है, हैज़ के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, अंडरस्टूड गाइस, आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में क्यों लिखें, कि जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा गया है वो ऑब्जेक्ट है, डिसीजन है, डिसीजन लिया गया होगा ना, डिसीजन ने किसी को थोड़ी लिया, डिसीजन अपने से थोड़ी कहीं पहुँचेगा, अंडरस्टूड गए। नो डिसीजन हैज़ बीन टेकन बोलते हैं, नो डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड, है ना, कोई भी डिसीजन या कोई निर्णय तक नहीं पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 25, अनलेस देयर पाथ्स डाइवर्स्ड, लेमन एंड, क्या है ये, लेमन एंड मैकर्टनी wrote many his together,
ये तो सेंटेंस ही पूरा नहीं समझ में आ रहा है, देखता हूँ इसको मैं बाद में अंडरलाइन कर लेता हूँ पूरे क्वेश्चन को। अनलेस दियर पाथ्स डाइवर्ज, जब तक इसका डाइवर्ज होता है लेना। देखिए सेंटेंस में गलती ये अनलेस की है, ये कुछ कह रहा है कि ये एक्शन होने के, है ना, जब तक कि ये एक्शन होगा। लेमन एंड, ये कोई नाम ही है, मैकर्टनी रोट मेनी स्टे टुगेदर या हिट्स टुगेदर हो, हिट्स टुगेदर, ये थोड़ा मिसप्रिंट एरर है। देखिए अनटिल अनलेस में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। अनलेस का यूज़ किया जाता है कंडीशनल सेंटेंस में, इफ़ नॉट के सेंस में, और अनटिल का यूज किया जाता है टाइम के सेंस में। ये भी कंडीशनल ही होता है लेकिन ये टाइम के लिए यूज किया जाता है, और ये किया जाता है सिचुएशन के लिए, समय के लिए। अगर एक काम के सापेक्ष में दूसरे काम का टाइम बाउंड बताया जा रहा है तो अनटिल यूज किया जाता है, लेकिन सिर्फ सिचुएशन कंडीशंस बताई जा रही है, मतलब शर्त रखी जा रही है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, तो यहाँ पे अनलेस यूज होगा, है ना। जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तब ये अनटिल यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस, ये होता है। चलिए यहाँ पे आपका ये सीरीज़ भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो होगा वो 10th पार्ट आएगा, एक्सरसाइज नंबर J। गॉट इट गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।